बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इंशाअल्लाह हम लोग सबसे पहले हीट इंजन की एफिशिएंसी पर बात करेंगे। देखिए, ये यूनिट नंबर 17 का टॉपिक है और यूनिट नंबर 17 में हम लोगों ने एक सेगमेंट पढ़ा था हीट इंजन का, जिसमें आपको बताया था कि हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, यानी थर्मोडायनामिक्स पे काम करता है। फिर हमारी बात हुई थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर उसके अंदर दो स्टेटमेंट हमने देखे थे, एक केल्विन का और एक क्लॉसियस का। ऐसे ही था। अच्छा, इन दोनों स्टेटमेंट में एक बात ये कही गई थी केल्विन स्टेटमेंट्स में कि ऐसा इंजन बनाना मुमकिन नहीं है जो सारी की सारी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में इस्तेमाल करे, एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस होगा। देयर आर नो इंजन whose efficiency is 100%, some energy will be expelled। इन डिटेल आपके पास होगी। ऐसा ही देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि ये आपके पास एक हीट इंजन है, ये आपके पास एक इंजन है। इंजन को जो कुछ आप सप्लाई करोगे, इंजन को जो कुछ आप सप्लाई करोगे उसको कहेंगे इनपुट। उसको क्या कहेंगे? इनपुट। ये इनपुट है। फर्स्ट कीजिए कि आपने इंजन को हीट एनर्जी सप्लाई किया Q1। इंजन क्या करता है? उसमें से थोड़ी सी एनर्जी लॉस करेगा। ऐसा ही है, थोड़ी सी एनर्जी क्या हो जाएगी? जाया। जाया होने वाली एनर्जी को आप Q2 कहेंगे, Q2। बाकी जो इंजन वर्क करता है उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट, और वो वर्क इक्वल था Q1 माइनस Q2 के। ऐसे ही था। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये सेगमेंट हमने डिटेल में देखा था। आज हम लोग इस इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। आज हम लोग एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, आज हम लोग इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। राइट? सुनिएगा। देखिए, आप लोग जब एग्जाम देते हो और फिर आपका रिजल्ट आता है, तब भी आप लोग अपनी एफिशिएंसी निकालते हैं, जिसको हम लोग परसेंटेज कहते हैं। कैसे है? आप लोग अपना परसेंटेज कैसे निकालते हो? मार्क्स ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मार्क्स इनटू 100, ऐसे ही करते हो। परसेंटेज आता है, वो आपकी एफिशिएंसी को शो करता है। मार्क्स ऑब्टेन यानी आउटपुट, टोटल मार्क्स यानी इनपुट, और उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह इंजन की एफिशिएंसी निकल आई। ऐसा ही है। तो एफिशिएंसी किसी की भी निकालनी हो, फॉर्मूला यही है। यानी फॉर्मूले में आप बोलोगे एज वी नो दैट एफिशिएंसी जो है वो बराबर होता है आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। एफिशिएंसी हमेशा 100 में निकालते हैं, इसलिए इनटू 100। एफिशिएंसी को ई से लिखिए। वैसे तो एफिशिएंसी का सिंबल ये भी है, यही है, बल्कि इसको पढ़ते हैं ईटा। लेकिन हमारे सिलेबस में अभी भी एफिशिएंसी को किससे लिखा गया है? ई से। आउटपुट इज W, इनपुट इज Q1 इनटू 100।
ये एफिशिएंसी मालूम करने का एक फॉर्मूला, सही है। ये W की वैल्यू पुट कीजिए, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, तो ये हो गया Q1 माइनस Q2 ओवर Q1 ये इंटू 100, सही है। E इज इक्वल टू, ये सेपरेट कीजिए, Q1 ओवर Q1 माइनस Q2 ओवर Q1 इंटू 100, सही है। Q1 से Q1 कैंसिल, तो ये एफिशिएंसी मालूम करने का एक और फॉर्मूला आया, Q2 ओवर Q1 इंटू 100, इसे नंबर 2 का नाम दीजिए, सही, याद है, क्लियर। अच्छा, अब सुनिएगा, हीट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? हीट और टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद है मैंने आपको बताया था कि हीट किसको कहते हैं? टोटल एनर्जी को है, टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और टेम्परेचर किसको कहा था? एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर टोटल होगा तो एवरेज भी ज्यादा होगा। या ऐसे देखिए, अगर कमरे में टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका मतलब है रूम जो है वो हीट अप हुआ होगा। रूम अगर हीट अप हुआ है तो इसका मतलब है कमरे का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपने लिखा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको आपने हटाया, इजिकल कांस्टेंट, कांस्टेंट T ले लीजिए, कांस्टेंट सॉरी K ले लीजिए, T एज इट इज। इनिशियल कंडीशन के लिए आप इसको ऐसे लिखिएगा, देखिए इनिशियल कंडीशन के लिए Q1 बराबर हो गया K T1, और फाइनल कंडीशन के लिए ऐसे लिखिएगा K T2। दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया, K से K कैंसिल, तो Q2 ओवर Q1 इज इक्वल टू T2 ओवर T1, ऐसा ही है। इस Q2 ओवर Q1 की वैल्यू, Q2 ओवर Q1 की वैल्यू, इस Q2 ओवर Q1 की वैल्यू को यहां पुट कीजिए, यहां पर पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, तो क्या होगा देखिएगा, E इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1, Q2 ओवर Q1 किसके बराबर है? T2 ओवर T1, T2 ओवर T1, 100 एज इट इज। ये एफिशिएंसी मालूम करने का तीसरा फॉर्मूला। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि जब आप एफिशिएंसी निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिएगा कि इस फॉर्मूले में T1 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी किससे? T2 से। T1 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी किससे? T2 से। रीजन जरा गौर कीजिए, T2 किसकी जगह आया है? Q1 की जगह। T2 किसकी जगह आया? Q2 की जगह। Q2 क्या है? एक्सपेल्ड एनर्जी। एक्सपेल्ड एनर्जी हमेशा इंजन में कम होती है, इनपुट हमेशा ज्यादा, Q2 एक्सपेल्ड एनर्जी हमेशा कम, तो एक्सपेल्ड एनर्जी का टेम्परेचर भी कम। Q1 इनपुट, तो इनपुट का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा। तो जब भी ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करें, याद रखेंगे कि T2 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी और T1 की वैल्यू हमेशा कम होगी, राइट। तो ये एक आसान सा सेगमेंट था जिसमें हमने ये देखा कि इंजन की एफिशिएंसी आप लोग डिटरमाइन कैसे करोगे। क्लियर? अगर कोई कंफ्यूजन, कोई इशू है तो आप इसको फिर रिपीट करके देखिए, आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो फिर लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि जो हीट इंजन की एफिशिएंसी का एक छोटा सा सेगमेंट था वो क्लियर हो गया होगा, राइट। अच्छा, अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर ले कि अगर मैं आपसे कहूं
how will you increase the efficiency of a heat engine? How will you increase the efficiency of a heat engine? तो जरा ऐसा सुन लीजिए, देखिए नंबर 1, अगर T1 कांस्टेंट है, सॉरी अगर Q1 कांस्टेंट है, Q1 का मतलब है ये इनपुट। अच्छा यहां पर ये बता दूं कि जो रिलेशन Q1 का वही रिलेशन T1 का होगा, सही है। Q1 इनपुट ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो Q2 की वैल्यू डिक्रीज करनी होगी। ये हम देख रहे हैं कि हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। तो अगर इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो Q2 की वैल्यू डिक्रीज करनी होगी अगर Q1 कांस्टेंट है तो, राइट। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अगर Q2 कांस्टेंट है, इफ Q2 कांस्टेंट है तो इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए Q1 इंक्रीज करना होगा। Q1 इंक्रीज। जरा कॉमन सेंस से सोच के देखिए, जाया होने वाली एनर्जी कांस्टेंट है, जाया होने वाली एनर्जी कांस्टेंट है। यहां से आप इनपुट बढ़ा रहे हो तो इनपुट जब इंक्रीज होता जाएगा तो आउटपुट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि लॉस होने वाली एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं हो रही है। लॉस होने वाली एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, तो इनपुट इंक्रीज करने से क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ती रहेगी, क्योंकि Q1 माइनस Q2 की वैल्यू बढ़ती रहेगी, W बढ़ता रहेगा, आउटपुट बढ़ता रहेगा, तो इंजन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होकर मिलेगी। और अगर ये कांस्टेंट है, Q2 जाया होने वाली एनर्जी है, तो आप जाया होने वाली एनर्जी को कम करवाइए, डिक्रीज करवाइए, तब भी इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, राइट। दूसरी बात। तीसरी बात, Q2 ओवर Q1, ये Q2 ओवर Q1, अगर इसकी वैल्यू आप डिक्रीज करते हो, इसकी वैल्यू आप डिक्रीज करते हो, Q2 ओवर Q1 की वैल्यू डिक्रीज करते हो, इसकी वैल्यू डिक्रीज करते हो, यानी इसकी वैल्यू डिक्रीज करते हो, तो 1 माइनस दिस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। T2 ओवर T1 या Q2 ओवर Q1, आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज। डिक्रीज जैसे फर्स्ट करो, ये था Q2 ओवर Q1, पहले था 0.5, तो 1 माइनस 0.5, आंसर इज 0.5, यानी 50%। फर्स्ट करो, ये डिक्रीज हो रहा है, ये हो गया 0.4, तो 1 माइनस 0.4, 0.6 मल्टीप्लाई बाई 100, 60%। तो इसकी वैल्यू अगर आप डिक्रीज करते हो तब भी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, देन एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज्ड। ये जो बातें हमने की हैं ये तो एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए की है, क्योंकि नॉर्मली इसके एमसीक्यूज अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इंजन की एफिशिएंसी आप निकालोगे कैसे। देखिए ये टॉपिक नॉर्मली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ आता है, या कार्नोट इंजन के साथ आएगा, या हीट इंजन के साथ आएगा, किसी एक के साथ ये अटैच्ड होकर आएगा। हमने पूछा डिफाइन हीट इंजन, हाउ मेनी इट्स टाइप्स, आल्सो ड्राइव फार्मूला फॉर द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन, शॉर्ट में पूछ लिया। स्टेट टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आल्सो ड्राइव फार्मूला फॉर द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। कार्नोट इंजन के साथ पूछेंगे तो पूछेंगे डिफाइन कार्नोट इंजन, ड्रॉ कार्नोट साइकिल ग्राफ, कार्नोट साइकिल का सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करो, एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेंगे, और कहेंगे ड्राइव फार्मूला फॉर द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। यानी किसी भी तरीके से पेपर में ये पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर को फिर पूरा रिपीट करके देखिए, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।
यानी पॉइंट टू पॉइंट आप नोट कर लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो लाइव सेक्शन में फिर आप ये मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।